नमस्कार दोस्तों। 2014 में बीजेपी की सरकार सेंटर में आई और प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी। 2014 से अब तक मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और इस पूरे कार्यकाल में हमने बहुत से हिस्टोरिक डिसीजंस भी देखे। अब चाहे आर्टिकल 370 को हटाना हो, राम मंदिर को दोबारा बनवाना हो, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तो हम सबने देख ली और अब यूसीसी भी दरवाजे पे है। अब सवाल ये है कि ये सारे डिसीजंस भारत को हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की, तो 2019 से आर्टिकल 370 के सभी खंड लागू नहीं है, खंड क को छोड़ के, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री को बताता है। अब सवाल ये है कि आखिर इसे हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग झंडा था और पूरे भारत का एक अलग झंडा। पूरे भारत में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता था और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। अब ये नियम भारत की अखंडता पे सवाल उठा रहे थे। 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में एक झंडा है और एक जैसे नियमों का पालन हो रहा है, जो भारत को एक अखंड रूप दे रहा है। अब बात करते हैं राम मंदिर की। जैसे ही 2019 में राम मंदिर के पुनः निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्थान दिया, पूरे देश में कुछ वर्ग ने इस फैसले को हिंदू राष्ट्र की शुरुआत मान ली। तो क्या इनके दावे सच हैं? इसे जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण कराया था विक्रमादित्य ने। फिर एंट्री होती है मुगल्स की। 1527 और 1528 के बीच बाबर ने इस मंदिर को तुड़वा दिया और औरंगजेब ने बाद में इस पे मस्जिद बनवाई और उसका नाम रख दिया बाबरी मस्जिद। 1853 से मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। जब उन्होंने ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट देखा तो ढांचे का अंदर का हिस्सा मुसलमानों को, ढांचे के बाहर का हिस्सा दे दिया हिंदुओं को। 6 दिसंबर 1992 में शिवसेना समेत अन्य हिंदू राष्ट्र संगठन गए और मस्जिद के ऊपर वाले ढांचे को गिरा दिया, जिससे विवाद और बढ़ा। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मंदिर या मस्जिद। इसके फैसले के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। आखिर में ये इंतजार 2019 में सुप्रीम कोर्ट में खत्म हुआ। 8 मार्च 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में सारे गवाह और सबूत श्री राम के पक्ष में थे, 8 मार्च 2019 को 2.77 एकड़ जमीन मंदिर को और 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मस्जिद के लिए मिली। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ और 2024 में इसे सब भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ये एक ऐसा मंदिर है जिसने 134 साल ले लिए दोबारा निर्माण के लिए। इससे हमें ये तो पता चलता है कि राम मंदिर पहली बार नहीं बनवाया जा रहा है। इससे पहले भी विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कर दिया है। मुगल्स ने इसे तोड़ा था और राम मंदिर हिंदू राष्ट्र की शुरुआत नहीं है, पहले से ही हिंदू राष्ट्र भारत था, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई। अब हाल ही में देश की एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी जो बहुत चर्चे में है। बात करें सेंगोल की या फिर वो अखंड भारत का नक्शा। अब अखंड भारत क्या है? क्या एक ऐसा जियोपॉलिटिकल एरिया है जो इंक्लूड करता है पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से को? अगर आर्कियोलॉजिकल व्यूज देखें तो वो अखंड भारत में नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका जैसे देशों को नहीं इंक्लूड करते। अब अखंड भारत की बात शुरू कहाँ से हुई? जब मिस्टर गांधी को नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारी, तब उनको जेल में डाल दिया गया और उनके समेत 7 और लोगों को जेल में डाला गया। नाथूराम गोडसे जी और नारायण आप्टे जी का ट्रायल नवंबर 49 तक चला। 15 नवंबर 49 को उन्हें जेल से बाहर निकाला गया फांसी के लिए। जब गोडसे जी जेल से बाहर निकले, वो तेज से चिल्लाए अखंड भारत और आप्टे जी बोले अमर रहे। अब मैंने आपको बताया कि 7 और लोगों को जेल हुई। उन्हीं 7 में से एक विनायक दामोदर सावरकर, वो कुछ उन लोगों में से थे जिन्होंने पहली बार अखंड भारत की बात कही। 1937 में अहमदाबाद में 19th सेशन हुआ हिंदू महासभा का, जहां पे उन्होंने अखंड भारत का नक्शा बताते हुए कहा कि कश्मीर से लेके रामेश्वरम और सिंध से लेके असम तक अखंड भारत का हिस्सा है। MS गोलवारकर, जो कि RSS के चीफ थे, उन्होंने बोला गांधारी, जो कि गांधार से थी, अब वो अफगानिस्तान में है, उसका नाम कांधार है, वो भी अखंड भारत का हिस्सा है। मतलब अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि अखंड भारत रियलिटी बन सकता है? तो इसका आंसर तो समय खुद बताएगा। लेकिन अब पूरे देश में एक ग्रैंड लॉ अप्लाई होने वाला है, जिसको हम कहते हैं UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले ये पोर्टुगीज द्वारा गोवा में अप्लाई हुआ, जिसमें शादी, तलाक, एडॉप्शन और प्रॉपर्टीज के बंटवारे के समेत जितने भी फैसले हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध और भी तमाम जितने धर्म हैं, सब में
एक नियम होगा। कुछ वर्ग में हम देखते हैं हलाला जैसी प्रैक्टिस भी होती है जो कि क्लियरली विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, लेकिन इस लॉ से उन प्रैक्टिसेस को एबॉलिश किया जाएगा। तो यूसीसी का सिर्फ एक फंडा है, वन नेशन वन लॉ इज इक्वल टू यूनाइट अखंड भारत। अगर हम सारे डिसीजंस को ध्यान से देखें तो हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बीजेपी को इससे जोड़ना इज नॉट रेलेवेंट। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।